हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रीफली यूपीएससी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिवीजन के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड इंटर स्टेट रिलेशंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। Question first. With reference to the parliamentary system in India, consider the following statements. First, the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. Second, the Prime Minister can remain in office even after losing majority in Lok Sabha indefinitely. Third, the President acts on the aid and advice of the Council of Ministers. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड थर्ड। क्योंकि हमको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं लोकसभा में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे जो है एक्ट करते हैं। ठीक है, और हमारा सेकंड स्टेटमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर कैन रिमेन इन ऑफिस इवन आफ्टर लूजिंग मेजॉरिटी इन लोकसभा इनडेफिनेटली। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जब गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी लूज कर देती है लोकसभा में, देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव टू रिजाइन। क्वेश्चन सेकंड. Consider the following statements regarding Indian federalism. First, the word federal is explicitly mentioned in the constitution. Second, India has a dual polity consisting of union and states. And third, residuary powers belong to the union government. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल पॉलिटी जरूर मेंशन की गई है ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, साथ ही साथ जो रेसिडुअरी पावर्स है वो यूनियन गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड. With reference to the 7th schedule of the Constitution, consider the following statements. First, police is a state subject. Second, agriculture is included in the concurrent list. And third, defense falls under the union list. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 ओनली। क्योंकि पुलिस एक स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है और डिफेंस यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। रही बात एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटर स्टेट काउंसिल. फर्स्ट, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सेकेंड, it was established under Article 263. And third, its recommendations are binding on the union and states. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 263। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड इसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं ये बाइंडिंग नहीं होते, ना ही यूनियन में और ना ही स्टेट्स में। क्वेश्चन फिफ्थ. विद रेफरेंस टू सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, Parliament can legislate on state list subjects during national emergency. Second, Rajya Sabha can authorize Parliament to legislate on state subjects in national interest. Third, Parliament can never legislate on state list matters with consent of states. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। पार्लियामेंट जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान पे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बना सकते हैं। साथ ही साथ राज्यसभा भी पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है, वो किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पे नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए कोई भी लॉ बना ले। साथ ही साथ जो थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि पार्लियामेंट कैन नेवर लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट मैटर विद कंसेंट ऑफ स्टेट्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्योंकि एज पर आर्टिकल्स, ध्यान दीजिएगा, 249 एंड 250, इन दोनों के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। क्वेश्चन सिक्स्थ. Which article deals with the conduct of business of the government of India? A. Article 74, B. Article 77, C. Article 78, and D. Article 85. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 77। क्वेश्चन सेवेंथ. Which among the following is not a federal feature? A. Division of powers. B. Written constitution. C. Single citizenship. And D. Independent judiciary. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगल सिटीजनशिप। हमसे क्या पूछा था, इसमें से कौन सा है जो फेडरल फीचर में नहीं आता है ना? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर के साथ साथ यूनियन फीचर्स भी हैं, और इन ऑप्शंस में सिंगल सिटीजनशिप जो है वो एक यूनियन फीचर है, ना कि फेडरल फीचर। बाकी हमारे जो ऑप्शंस हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सभी फेडरल फीचर्स में आते हैं। क्वेश्चन 8. द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड अंडर A. Article 246, B. Article 248, C. Article 250, and D. Article 252.
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 248 और रेसिडुअरी पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास। क्वेश्चन 9th, which institution is called the balancing wheel of Indian federalism? A. Parliament, B. Supreme Court, C. Finance Commission and D. Niti Aayog. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को बैलेंसिंग व्हील ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन 10th, द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ओरिजिनली हैड A. 61 subjects, B. 66 subjects, C. 97 subjects and D. 100 subjects. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 66 सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन 11, consider the following statements regarding the GST Council. First, it is chaired by the Union Finance Minister. Second, it was introduced by the 101st Constitutional Amendment Act. Third, its decisions are taken solely by the Union Government. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। जीएसटी काउंसिल को चेयर कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। साथ ही साथ इसको 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था। कमेंट में बताइएगा कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर में आया था। ठीक है, जो थर्ड स्टेटमेंट था, इट्स डिसीजंस आर टेकन सोलली बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसमें जो डिसीजन जो है वोटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू लिया जाता है। क्वेश्चन 12, with reference to the finance commission, consider the following statements. First, it is constituted under Article 280. Second, it recommends distribution of tax revenues between center and states. Third, it is a permanent constitutional body. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे आर्टिकल 280 के अंडर पर बनाया जाता है। साथ ही साथ इसका मेन काम क्या है? इट रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ये बात थर्ड स्टेटमेंट की, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट हर 5th ईयर में जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 13, consider the following statements. First, India follows single citizenship. Second, states in India have the right to secede from the union. And third, the constitution describes India as a union of states. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 ओनली। इंडिया जो है सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। थर्ड स्टेटमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि इंडिया को एज अ डब किया जाता है एज इंडिया एज अ यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है। क्वेश्चन 14, with reference to interstate river water disputes, consider the following statements. First, Parliament may provide for adjudication of interstate river disputes. Second, Supreme Court jurisdiction over such disputes can be excluded by Parliament. And third, Article 262 deals with such disputes. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 and 3। तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट है। जब कभी भी दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में रिवर को लेकर डिस्प्यूट होता है तो पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 262 के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल बनाने की पावर होती है कि वो ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद उस डिस्प्यूट को हैंडल आउट कर सके। साथ ही साथ आर्टिकल 262 के अकॉर्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो पार्लियामेंट उसको एक्सक्लूड भी कर सकता है एज पर दिस आर्टिकल। ठीक है। Question 15, consider the following statements regarding parliamentary government. First, there is fusion of executive and legislature. Second, ministers are individually responsible to the president. And third, the real executive is the council of ministers headed by the prime minister. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 and 3 ओनली। यस, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। सेकंड स्टेटमेंट था कि मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, है ना। ये ऐसे समझे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा ओनली। एंड थर्ड स्टेटमेंट था कि रियल एग्जीक्यूटिव इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो ये आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। क्वेश्चन 16, which body settles disputes between states regarding river waters? A. Election Commission, B. Finance Commission, C. Parliament through tribunals and D. UPSC. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट थ्रू ट्रिब्यूनल्स।
अभी हमने इसके रिगार्डिंग आर्टिकल भी पढ़ा था, आर्टिकल 262। 17th, the concept of cooperative federalism is most closely associated with A. Centralization of powers, B. Judicial supremacy, C. Presidential system, and D. Collaboration between center and states. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलैबोरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। कॉन्सेप्ट ही हमारा क्लियर है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव जब दो लोग साथ मिलकर आके कोऑपरेट करके अपने गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से संचालित करते हैं, उससे उसे ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। Question 18. Which schedule contains the division of powers? A. 5th schedule, B. 6th schedule, C. 7th schedule, and D. 8th schedule. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में दिया गया है। हमारे 5th शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल दिया है, किसके लिए, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 स्टेट्स के बारे में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। एंड 8th शेड्यूल में हमारी जो लैंग्वेजेस है वो दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन 19. Who chairs the Interstate Council? A. President, B. Prime Minister, C. Home Minister, and D. Vice President. इसका करेक्ट है ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इंटरस्टेट काउंसिल को चेयर करते हैं। क्वेश्चन 20. Which article deals with administrative relations between center and states? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 256 टू 263। किससे रिलेटेड है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। क्वेश्चन 21. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंकरेंट लिस्ट। First, both parliament and state legislatures can legislate on subjects in the concurrent list. Second, in case of conflict, state law always prevails over parliamentary law. And third, education is presently a concurrent list subject. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 ओनली। दोनों ही पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो है करंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते हैं। एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही उसमें लॉ बना सकते हैं। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट था कि स्टेट लॉ ऑलवेज प्रिवेल ओवर पार्लियामेंट्री लॉ इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट का केस बनता है तो पार्लियामेंट्री लॉ ही प्रिवेल करता है, ना कि स्टेट का। ठीक है। केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से हम ऐसे समझते हैं कि कोई सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट का, जैसे एजुकेशन ही है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके रिगार्डिंग कुछ लॉ बनाया है तब स्टेट गवर्नमेंट ने भी बना लिया, तब दोनों में से किसका चलेगा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया होगा उसका ही लॉ प्रिवेल होगा। ठीक है। Question 22. With reference to the Sarkaria Commission, consider the following statements. First, it examined center-state relations. Second, it recommended greater use of Article 356. And third, it recommended activation of the Interstate Council. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 ओनली। अब जैसे हमारी सरकारी कमीशन है वैसे ही हमारी पूछी कमीशन भी है। इन कमीशन को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको बस अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन 23. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 249. फर्स्ट, राज्यसभा कैन एम्पावर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स. सेकेंड, सच अ रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. थर्ड, लोकसभा हैज नो रोल इन पासिंग सच रेजोल्यूशन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3 सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हमको पता है राज्यसभा कैन एम्पावर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग। सेकेंड स्टेटमेंट था सच अ रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको कहा जाता है स्पेशल मेजोरिटी रेजोल्यूशन। ठीक है। एंड थर्ड जो था लोकसभा हैज नो रोल इन पासिंग सच रेजोल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट भी जो है करेक्ट है। ठीक है। 24th, with reference to Indian federalism, consider the following statements. First, the Constitution provides for an independent judiciary. Second, the Constitution is entirely rigid in nature. And third, bicameralism at the union level is a federal feature. The correct answer है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 ओनली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में बात की गई है, साथ ही साथ
बाइकैमरलिज्म के बारे में बात की गई है कि बाइकैमरलिज्म क्या है, फेडरल फीचर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन फीचर भी है और उसमें फेडरल फीचर भी है। जो सेकंड स्टेटमेंट था वो रॉन्ग है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंटायरली रिजिड नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इकलौता कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का जो कि फ्लेक्सिबल भी है प्लस रिजिड भी है। ठीक है। Question 25. Consider the following statements regarding the president in parliamentary government. First, the president is the nominal executive. Second, real executive powers are exercised by the council of ministers. And third, the president can ordinarily act without ministerial advice. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है यानी कि नॉमिनल हेड है। रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड स्टेटमेंट था रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारा। एंड थर्ड स्टेटमेंट जो था कि प्रेसिडेंट कैन ऑर्डिनरली एक्ट विदाउट मिनिस्ट्रियल एडवाइस, ये गलत है क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं ही और शी जनरली एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Parliament can legislate for 2 or more states by consent under. The correct answer Article 252. Which amendment shifted education to the concurrent list? A. 24th, B. 42nd, C. 44th, and D. 52nd. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। पहले एजुकेशन जो था वो स्टेट लिस्ट में था, बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो इससे कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया। Which of the following best reflects parliamentary sovereignty in India? A. Unlimited powers of parliament. B. Parliament above the constitution. C. Parliament subject to constitutional limitations. And D. No judicial review over parliamentary laws. C. Parliament subject to constitution limitations. ठीक है। Which among the following is a financial relation between center and states? A. Appointment of governors. B. Distribution of tax revenues. C. Conduct of elections. And D. Judicial appointments. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। The Indian Constitution has been described as A. Purely federal, B. Purely unitary, C. Quasi-federal, and D. Confederation. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वासी फेडरल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी साथ ही साथ फेडरल फीचर दोनों है। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो देन डू सब्सक्राइब। टॉपिक डिसाइड किया कल के लिए वो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। सो मेक श्योर यू गाइज रेडी फॉर इट। एंड अगेन अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट टू योर अदर UPSC aspirants as well. And thank you so much for watching.